अर्ज किया है दोस्तों, अर्ज किया है कि कब तक देखोगे अंबानी वेडिंग, कब तक देखोगे अंबानी वेडिंग। इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट स्टडिंग, इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट स्टडिंग दोस्तों। और इसीलिए लेकर आया हूं मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, और वो है जीएसटी एमसीक्यूज ऑफ रजिस्ट्रेशन चैप्टर। दोस्तों ये चैप्टर बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि इतना बड़ा है सर, इतना बड़ा है कि खत्म ही नहीं होता, माँ कसम। एक है कि रजिस्ट्रेशन एक तरफ और पूरा जीएसटी का सिलेबस एक तरफ सर, और इसीलिए से छूते ही नहीं। और माँ कसम दोस्तों, इसीलिए मैं लेके आया एमसीक्यूज कि एटलीस्ट एमसीक्यूज आप करके चले जाए और वहां पे आपको मार्क्स मिल जाए। वैसे दोस्तों मैं डेफिनेटली कुछ भी छोड़ने को नहीं बोलता, बकायदा रजिस्ट्रेशन चैप्टर मेरी समरी बुक में मैंने मात्र 3 पेजेस में दोस्तों खत्म किया है, और वो भी एक एक अमेंडमेंट, एक एक डिटेल के साथ। एंड यू कैन वेरीफाई दैट फ्रॉम एनी स्टूडेंट दोस्तों। बकायदा ऐसे ही मजाक नहीं है। जब 9 से 54, जब 22 से 77 दोस्तों, ऐसे 100 एग्जाम्पल्स अगर मैंने इस बार बनाया है तो देर इज अ रीजन। तो दोस्तों अगर आपको जेन्यूनली लगता है कि आपका जीएसटी डिफिकल्ट है या एमसीक्यूज बहुत सारे नहीं आते हैं, तो प्लीज सोचिएगा मत, फटाफट से दोस्तों अपना जो बैच है एग्जाम ओरिएंटेड वो ले लीजिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट से। एन एग्जाम सप्लाई माय डियर फ्रेंड्स इंक्लूड्स व्हाट? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट निल रेटेड टैक्स, यस एब्सोल्युटली दोस्तों, ये तो आएगा ही। सेकेंड, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, यस माय डियर फ्रेंड्स, ये भी वो इंक्लूड करता है। सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ विच आर होली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, दोस्तों ये भी आता है। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स बात आ जाएगी डी की। ओके एंड दैट इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एग्जाम सप्लाई अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो दोस्तों एग्जाम सप्लाई कौन सा है बताओ? ओके तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप समझो सेल ऑफ लीकर है दोस्तों, वो भी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, इसीलिए उसे भी एग्जाम सप्लाई बोल दिया जाएगा। हेल्थ केयर सर्विस है दोस्तों, वो तो एग्जाम्प्ट है ही अंडर द नोटिफिकेशन। एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी, दोस्तों ये भी एग्जाम्प्ट है, और इसलिए इसका आंसर भी दोस्तों डी ही आ जाएगा। दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे हैं ना, इसको नॉन टैक्सेबल लिख देंगे, जो है नॉन टैक्सेबल, मैं नहीं सीखा है बेटा। ओके कोई इसमें दो राही नहीं है। ओके बट नॉन टैक्सेबल से फिर वो भूल जाते हैं कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन एग्जाम सप्लाई, और ये मैंने आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में बकायदा पढ़ा है दोस्तों, आई होप आपको याद हो। तो फिर वो लोग क्या है सेकेंड और थर्ड ही ऑप्शन को टिक करके आते हैं, जो पार्शियली ही सही है, फुल्ली सही नहीं है, तो इसको प्लीज ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। नेक्स्ट दोस्तों जो हम बात करेंगे वो एग्रीगेट टर्नओवर की। इट इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाईज हज्जी, एग्जाम सप्लाईज हज्जी, एक्सपोर्ट सप्लाईज हज्जी। ओके ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके इसमें एक क्वेश्चन पूछना है मुझे आपसे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके रजिस्ट्रेशन का एग्रीगेट टर्नओवर जब हम कैलकुलेट करते हैं तब, और कॉम्पोजिशन स्कीम का थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 150 एंड 75 लाख तब, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं और यहाँ पे नहीं करते? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप ये जवाब दे देते तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा आपको पढ़ाना सार्थक रहा दोस्तों, और आप पक्का अगले अटेम्प्ट में पास हो रहे, ये मेरी आपको जबान है अगर ये आंसर सही निकला तो। ओके यस क्वेश्चन नंबर 4, हाउ द एग्रीगेट टर्नओवर इज कैलकुलेटेड फॉर डिटरमाइनिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन माय डियर फ्रेंड्स। तो एग्रीगेट टर्नओवर का यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया है फ्रेंकली स्पीकिंग। तो आज एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ क्या है टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस पेबल एज पर आरसीएम। ओके एंड इंटरस्टेट सप्लाईज नहीं बेटा, गलत है ये, इट डेफिनेटली एक्सक्लूड्स आरसीएम वाला सप्लाईज, बट एट द सेम टाइम दोस्तों इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स ओके all types of other types of GSTs, you know taxes like CGST, SGST, UTGST वैसा। तो अगर आप चेक करेंगे ये वाला कि एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एज पर आरसीएम, एग्जाम सप्लाईज इंक्लूड करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, इंटरस्टेट सप्लाई करेगा, हैविंग सेम पैन computed on all India basis, and it also excludes my dear friends CGST, SGST and IGST. Got it? तो ये एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स
आपको कैलकुलेट करने को बोला है एग्रीगेट टर्न, और ऐसे टाइप के भी बहुत सारे सम्स दोस्तों हम लोगों ने देखे हैं एग्जाम में, वारंबार आते हैं दोस्तों, वारंबार आते हैं, राइट, यस। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स है इंट्रास्टेट टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज ले लूंगा, बिकॉज वो आउटवर्ड सप्लाई है। मैंने आपको बोला था एग्रीगेट टर्नओवर में आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, क्या आपने बेचा है, क्या आपने बेचा है। फिर तेल लगाने गया कि वो इंट्रा हो, इंटर हो, टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, एक्सपोर्ट हो, डजेंट मैटर, बेचा है ना, ले ले, ठीक है। जो खरीदा है वो मत लेना। एंड ऑब्वियसली तू जब बेच रहा है तो तेरे पास कंपोनेंट कौन सा रह जाएगा, 11,80,000 में से 10 लाख, क्योंकि 1 लाख क्या है बेटा, गवर्नमेंट की अमानत है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो नहीं लेगा तू, राइट। एकदम लॉजिकली एक्सप्लेन किया है, भूल ही नहीं सकता। एग्जाम सप्लाईज ये भी ले लेंगे, एक्सपोर्ट सप्लाईज दोस्तों ये भी ले लेंगे, right, and last is my dear friends payment made for availing GTA service, GTA not paying tax under forward charge, तो obviously is paying under reverse charge, ये नहीं लेंगे। तो दोस्तों 10 और 8 होता है 18, 18 और 5 होता है 23, 23 lakhs my dear friends is the answer, yes or no, yes। Next is Ram, an individual based in Gujarat, is in employment and earning 10 lakhs as salary. He's also providing consultancy service to different organizations on growth and expansion of business. His turnover from the supply of services is 12 lakhs. तो दोस्तों कंसल्टेशन सर्विसेज तो मैं ले लूंगा, पर दोस्तों कतई भी क्या है, मैं 10 लाख रुपया नहीं लूंगा माय डियर फ्रेंड्स। ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि ये शेड्यूल 3 में आता है, 7 सबसेक्शन 2 में, इट इज़ नॉट अ सप्लाई। और जो सप्लाई ही नहीं है उसको कैसे मैं लूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैंने एक चीज़ बोली थी, एग्रीगेट टर्नओवर में जो आप लेंगे वो है ऑल टाइप्स ऑफ सप्लाईज, ऑल टाइप्स ऑफ सप्लाईज, एंड विद सप्लाईज आउटवर्ड सप्लाईज, विद सप्लाईज बेटा आउटवर्ड सप्लाईज। पर बेटा ये तो सप्लाई नहीं है, तो फिर ये कैसा आएगा, ये नहीं आ सकता ना फ्रेंड्स। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स 10 लाख नहीं आएगा, 12 लाख ही आएगा माय डियर फ्रेंड्स, और वो ठहरा गुजरात में जिसका लिमिट है 20 लाख। और इसीलिए बेटा सिंपल सी बात है, ओके, यहाँ पे आंसर आएगा सी, नो एज द सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डज नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई एंड द हेयरफॉर aggregate turnover is less than 20 lakhs and which is why is not liable to register. યસ સમજો, એટલે કોઈ પણ શેડ્યુલ 3 એક્ટિવિટી હોય, પ્લીઝ ડોન્ટ ટેક ઇટ ઇન એગ્રીગેટ ટર્નઓવર का डेफिनेशन, ओके ना फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट इज Xylon company has 3 branches in Jalandhar, Amritsar, Ludhiana. Okay, I don't know, for some reason when these cities are named, it's just that my hand automatically goes, "Arey bale 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 oi, bale 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 oi." In the state of Punjab, Amritsar and Ludhiana branches are engaged in the supply of garments, and Jalandhar branch is in the supply of shoes. तो ये भैया बेच रहे हैं क्या बेटा, गारमेंट्स, और ये बेच रहा है जूता, ओके। Xylon company can obtain single registration of Punjab declaring any of the branches as principal and other 2 branches additional, yes definitely कर सकता है वो, right। Xylo can obtain separate registration for each the 3 branches, yes definitely वो भी कर सकता है वो। Third, it can obtain 1 registration for a common business, that is shoe, and common business that is garment, that is between Amritsar and Ludhiana, and the other business Jalandhar as the shoe business. Can you do that? Yes definitely you can do that. आपको जो करना है आप कर सकते हो, आपके जितने रजिस्ट्रेशन लेने ले सकते हो, राइट, कोई पाबंदी नहीं। स्पेशली अगर क्या है सेम स्टेट है और उसमें आपकी क्या है 3-4 क्या है ब्रांचेस है, तो अब तीनों का लेना है तीनों लो, यू नो, एक का लेना है एक का लो, राइट, डजेंट मैटर, तुझे जो करना है तू कर, बस इंश्योर करना कि अगर तू तीनों का ले रहा है तो तीनों का जीएसटी नंबर आ जाएगा। पर अगर तू क्या है दोस्तों, याद रखना, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑप्शन 1 की बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेटली ओके अमृतसर का ले रहा है तो दूसरे 2 को उसको लेना पड़ेगा एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे भी दोस्तों क्या इन्होंने बोला नहीं, पर मैं बता देता हूँ कि शू वाले का जलंधर का एक अलग ब्रांच होगा तो उसका जीएसटीएन अलग होगा, यस। और यहाँ पे गारमेंट्स में उसको है ना अमृतसर और लुधियाना में से किसी एक को बोलना पड़ेगा कि कौन सा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और कौन सा एडिशनल, दैट्स इट, ओके। तो तीनों 3 ऑप्शन आप ले सकते हो, बिंदास, सब अलाउड है। नेक्स्ट, द पर्सन making interstate supplies from Madhya Pradesh which is not notified rather I would say which is not notified handicraft goods or predominantly made handicraft goods is compulsorily required to get registered under GST। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है। यहाँ पे दोस्तों नॉट नोटिफाइड है, अगर ये नोटिफाइड होता ना तो मैं पक्का बोल देता कि भैया 20 लाख के बाद ही करवाना, सिंपल। पर ये नॉट नोटिफाइड है, इसीलिए दोस्तों कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा
इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। छोटी सी चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। अपन क्या नोट नहीं देखते, अपन ये नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट 20 लाख 10 लाख सर ने बोला था, अरे पर आगे पीछे तो देख क्या है, राइट। Next, my dear friends, is Mr. X, a casual taxable person, is not involved in making taxable supplies of notified handicraft goods or predominantly handicraft notified goods. Which of the following statement is true for Mr. X, a casual taxable person? दोस्तों देखो यार, जो एक्सेप्शन वहाँ पे मेंशन्ड है वो नोटिफाइड गुड्स का, उसके अलावा एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा अंडर सेक्शन 24, ये बात याद रखना। और उसका जो क्या है बेटा, वो फिरंगी भाई है NRTP, उसको भी झक मार के लेना ही पड़ेगा, तो ये चीज़ याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, Mr. Z of Himachal Pradesh starts a new business and makes following supplies in his first month, right? 17 लाख का इंटरस्टेट सप्लाई है, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर में ले लेंगे, एग्जेम्प्टेड ले लेंगे। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अमाउंटिंग टू 1 लाख, देखो ये गलती कर दी उसने, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर दिया है। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में पक्का उसको क्या है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने सेक्शन 24 के एक एस्पेक्ट को ट्रिगर कर दिया है, राइट। तो Z इज लायबल, राइट, as he makes interstate taxable supplies and he is liable to compulsorily register, ठीक है, perfect है। Next is Mr. A has started intrastate supply of goods from Delhi. He is required to obtain a registration if his aggregate turnover exceeds dash during a financial year. तो सिंपल है, दिल्ली में रहता है दोस्तों और सिर्फ गुड्स बेच रहा है, तो भैया 40 लाख लिमिट ही एप्लीकेबल हो जाएगा, ये याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, याद रखना 40 लाख का लिमिट भी कौन सी स्टेट्स को एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही याद रखवाता हूँ बच्चों को, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम प्लस, ओके, ये पासवर्ड भूल जाते हो तो क्या आता है OTP, यहाँ पे है UTP। उत्तराखंड बिकॉज वो हिली रीजन है, तेलंगाना बिकॉज वो नया नया स्टेट बना, और पुदुचेरी आपको याद रखना बिकॉज पंजाब तो हो नहीं सकता, राइट, बिकॉज इट्स एन एक्सट्रीमली प्रॉस्परस स्टेट, तो वो ऐसा नहीं बोल सकते या 40 लाख का लिमिट मेरा कम मत दो, हाँ भाई, तो ये लॉजिक की बात है, ठीक है, दैट्स इट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, person making any interstate taxable supply of goods is required to obtain compulsory registration? Absolutely yes. A person to whom UN has been granted cannot apply for cancellation of RC. ये भी दोस्तों बहुत करेक्ट स्टेटमेंट है, ये लोग नहीं कर सकते, ये है TDS डिडक्टर है, TCS डिडक्टर है, उनको अपने मन से चीजें नहीं ऑपरेट करनी है भाई साहब, समझा ना। ओके, तो दे कैन नॉट अप्लाई फॉर कैंसिलेशन, ये याद रखना है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा अपनी जो समरी नोट्स है ना, राइट, वहाँ पे बाकायदा जाके ये पॉइंट लिख देना, समथिंग लाइक दिस, ये पॉइंट यहाँ पे लिख दो आप कि UN होल्डर कैन नॉट अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ RC। क्या इस तरह से अगर आप लिख देंगे तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पे हमेशा के लिए एक रह जाएगा कंपोनेंट, और आपको क्या है फिर दिक्कत नहीं आएगी, आपको क्या आपका MCQ भी होगा, आप समझो, क्योंकि आपका ये पॉइंट क्या डाइसी आपको लग रहा था तो लिख लिया यहाँ पे, समझा, परफेक्ट। नेक्स्ट, द कैंसिलेशन ऑफ RC अंडर CGST एक्ट एज GST एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी कैंसिल अंडर CGST एक्ट। एब्सोल्युटली सही है दोस्तों, कि जो SGST एक्ट के अंदर क्या है कैंसिल हुआ है, डीम समझ लो कि वो CGST एक्ट के अंदर भी कैंसिल हो चुका है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज Miss Reena is a consultant. She has provided following details of services provided and received by her. Supply of management consultancy is 5 lakh rupees. ठीक है, आ जाएगा। Accounting is 2 lakh. Next is renting of immovable property service for residential purpose 10,000 per month. ठीक है। Management consultancy services provided to hospital for 50,000. ठीक है। क्लाइंट सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, एक्सपोर्ट्स, ठीक है, 1 लाख, ओके, RCM के तहत आ जाएगा ये, ठीक है। एंड बस इतना ही है। व्हाट शैल बी द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ फाइनेंशियल ईयर अंडर GST प्रोवाइडेड, और एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 24 lakhs, ठीक है, क्लियरली एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो बस यहाँ पे दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी 5 लाख ले लेना है, 2 लाख ले लेना है,
रेंटिंग ऑफ इमोल्ड प्रॉपर्टी सर्विस एग्जाम सप्लाई है तो 10,000 पर मंथ है तो 1,20,000 वो ले लेना है। मैनेजमेंट कंसल्टेशन आपका क्या है 50,000 वन टाइम है तो वो भी ले लीजिए आप। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ क्लाइंट आउटसाइड इंडिया फॉर 50,000 पर मंथ, एक्सपोर्ट है तो वो भी ले लेंगे आप 6 लाख बस। तो 6 और 5 हुआ 11, 13, 14.2 एंड देन 0.5, 14.7। सी वाला आंसर है दोस्तों, यस। ओके, नेक्स्ट इज Mr. Devanand is engaged in providing services of facilitating sale and purchase of securities to various clients. He is also engaged in trading of securities. His turnover deals are as follows. Trading of securities 40 lakhs. Brokerage on account of facilitating transactions 30 lakhs. You are required to say the turnover. Brokerage तो definitely आप ले लेंगे। ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ये नहीं लेंगे बिकॉज सिक्योरिटीज इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज माय डियर फ्रेंड्स। पर सिक्योरिटीज के रिलेशन में जो ब्रोकरेज में ले रहा हूँ दैट इज सर्विस, और इसीलिए मैं 30 लाख ले लूंगा। डिड यू गेट इट? कितने छोटे पॉइंट्स को टारगेट किया गया है यहाँ पे। प्लीज इंश्योर कि आप क्या है ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, पप्पू सिंह commenced his business in Feb. He has, my dear friends, established following units. Unit A in SEZ, Unit B in non-SEZ. ठीक है। Unit C in Delhi and Unit D and E in Goa. Pappu has approached you to help in determining states and number of registration he needs to be taking. Okay. तो चलो यहाँ पे 2 लेने पड़ेंगे, यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा और यहाँ पे ओके 1 ले सकता है वो दोनों के लिए, राइट। फिर भी अपन देख लेते हैं क्या सीन है। ऑप्शनल है वो जो गोवा वाला है, दोनों लेना है तो गोवा में दोनों भी ले सकता है और दोनों के बदले 1 लेना है तो 1 ले सकता है बिकॉज विद इन द स्टेट है। तो विद इन द स्टेट मैंने बोला है सिंगल रजिस्ट्रेशन इज अलाउड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप टैक्स पे करने वाले हो उसी स्टेट गवर्नमेंट को और यहाँ पे वो गोवा है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला 2, 1, 1 या 2 ये ऑप्शनल है, राइट। तो दोस्तों ए आंसर आ जाता है। महाराष्ट्र में 2, दिल्ली में 1 और गोवा में 1 या 2 ऑप्शनल है। बहुत बढ़िया समय दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन के लिए, मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवाने को बोलूँगा। मज़ा आ गया मुझे, लाइक बिकॉज इसमें SEZ वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाता है, इसमें अलग अलग स्टेट का भी कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है और सेम स्टेट में 2 ब्रांचेस होने का भी कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। ओके, परफेक्ट। Raghav of Assam is exclusively engaged in intrastate supply of ready-made garments. His turnover is 28 lakhs. Okay, but he has another showroom Tripura, 11 लाख है दोस्तों वो, राइट। आपको पता है दोस्तों जब एक स्टेट यानी कि आसाम है और दूसरा है त्रिपुरा, आसाम में एप्लीकेबल है 40 लाख बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स दे रहा है, रेडीमेड गारमेंट्स। त्रिपुरा में है सिर्फ 10 लाख। जब ऐसा सीन होता है और दोनों जगह पे वो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है तो बेटा मैं तो ले लूंगा व्हिचएवर इज लोअर, 10 लाख का लिमिट, और उसके बाद ऊपर जो भी होगा मैं टैक्स पे करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्लियरली 11 लाख और क्या है 28 यानी कि 39 लाख है। तो क्लियरली दोस्तों मैं रजिस्ट्रेशन लूंगा और मैं रजिस्ट्रेशन आसाम और त्रिपुरा दोनों में ले लूंगा फ्रेंड्स, टेंशन घेबू ना का। ओके, यस। तो ये चीज़ क्या है मैंने यहाँ पे बहुत बेसब्री से बहुत ही बखूबी तरह से समझाई है दोस्तों। यहाँ पे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 इस तरह से क्या है मैंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स दिए हैं कि भाई कौन से सिचुएशन में आपको क्या करना है, राइट। बहुत एग्जॉस्टिव बनाया दोस्तों। समरी बुक चाहिए तो प्लीज़ ले लीजिएगा, 149 रुपीज़ में ही मिल रहा है अभी, बाकायदा आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है 50% का। गो एंड ग्रैब इट बिकॉज दैट लास्ट फॉर जस्ट टिल 31 जुलाई माय डियर फ्रेंड्स। आ जाइए फटाफट से। नेक्स्ट, मिस्टर मंजोत इज अ ट्रेडर सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम his firm Messrs Singh Traders. The office of the firm is located in Delhi, whereas its godowns are located in the state of UP, Punjab and Jammu and Kashmir respectively. Messrs Singh Traders made the following intrastate supplies from different states during the current financial year. क्या है my dear friends? Okay, देख लेते हैं, ठीक है। तो दिल्ली से टैक्सेबल सप्लाईज हुआ 21 लाख, पंजाब से एग्जाम सप्लाईज हुआ है 6 लाख, उत्तर प्रदेश में टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाईज हुआ है 3 लाख ईच रिस्पेक्टिवली, एंड JNK टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाईज हुआ 8 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ओके, ascertain the states in which Mr. Manjot is required to take registration under GST.
ओके दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा आपसे कि भाई सुन, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। तुझे यहाँ पे कहाँ कहाँ कौन सी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है वो तू देख ले और फिर बात खत्म करो उसकी, ठीक है? परफेक्ट है। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे, ठीक है? तो 21 है, 6 है, 3 ईच है यानी कि 6 है, और यहाँ पे और 11 है, ठीक है? तो दोस्तों 6 और 6 12, 13 14, 34, ठीक है? तो ये टोटल आ जाता अपना 34 लैक्स की तरफ, राइट? 27 6, नहीं यार एक सेकेंड, माई बैड, माई बैड, कितना होता है ये, रुक जाइए, 21 12 एंड 11, हाँ 44 लैक्स, सॉरी सो सॉरी, हो जाती है भाई, हमसे भी बेसिक मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो 44 लैक्स है दोस्तों, तो क्लियरली अभी कहीं तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अभी कहाँ करवाएंगे, चलो। तो ये तो बात पक्की है कि जहाँ पे एक्सक्लूसिवली सिर्फ एग्जाम सप्लाईज कर रहा है वहाँ पे नहीं करेंगे, तो भाई पंजाब में नहीं करेंगे अपन, ठीक है? और जहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाईज है या जो भी है, ओके, उसमें हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि बॉस ये सब स्टेट्स में से थ्रेशोल्ड लिमिट क्या एप्लीकेबल है, क्या एप्लीकेबल है 40 लैक्स, क्या 10 लैक्स, या क्या 20 लैक्स, ठीक है? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बोलूँ इस पर भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको भी क्या टर्नओवर ने एक्सीड कर दिया, तो तेल लगाने का है कि कोई भी लिमिट हो उसे क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? बिकॉज थ्रेशोल्ड तो एक्सीड हो गया है, राइट? बट फिर भी अगर आप सबका देखेंगे तो 40 लाख ही आएगा, कोई उसमें बड़ा कोई वो क्या है, क्या बोलेंगे, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? डन। दिल्ली में करना पड़ेगा, पंजाब में वो नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश में टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाईज कर रहा है तो ठीक है, वहाँ पे भी उसे करना पड़ेगा, और JNK में भी दोस्तों उसको करना पड़ेगा, ठीक है? तो इट्स दिल्ली, UP एंड JNK फॉर मी, राइट? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप दैट मेक सेंस। पंजाब मैंने इसीलिए नहीं लिया बिकॉज वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सप्लाईज होगा, तो वहाँ रजिस्टर नहीं करेगा, बट एग्रीगेट टर्नओवर की गिनती में मैं डेफिनेटली उसे ले लूंगा। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस आर नॉट लायबल टू रजिस्टर। तो सबसे पहला, एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग सर्विसेज wholly exempt from tax, absolutely दोस्तों not liable to register. Persons making any interstate supply of goods, दोस्तों he is definitely okay liable to register, right? तो आज इस केस में सिर्फ यही ऑप्शन आएगा। अच्छा, बाय द वे ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि हु आर द पर्सन नॉट लाइबल टू रजिस्टर। देर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, एक तो मैंने अभी कवर किया, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है, लिखिए मुझे भी पता चले कि आपको सेक्शन 23 कितना आता है। देखना मत, चार्ट बुक में देखना मत, मैं कसम घुसेड़ मारूंगा वरना, ठीक है? चल, हाँ, वायलेंस नॉट लाइक पी, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी एंड आई हैव टू डू दिस, तो ही तू सीधा चलेगा। नेक्स्ट, अ पर्सन इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर GST इफ, a person is not liable for registration under GST if non-resident person is making taxable supplies। एकदम गलत बात, उसको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए। If agriculturist is selling product out of cultivation of land, yes, that's very true. Dealer engaged in interstate trade above threshold limit, थ्रेशोल्ड लिमिट का कोई सीन ही नहीं है, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है तो चाहिए, और अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर नहीं भी है तो भी क्या है, इंडस्ट्री सप्लाई ऑफ गुड्स है अगर, तो ख़त्म बात करना ही पड़ेगा उसको, राइट? तो उसको भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग कैजुअल टैक्सेबल सप्लाईज, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, सॉरी, इसको भी तो कंपलसरी रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। तो इट्स बी फॉर बॉम्बे। अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन वेर ही मेक्स none of these situations,
ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी माय डियर फ्रेंड्स। एक बात बोलनी थी इस पे, बात ये बोलनी थी दोस्तों कि आज एग्जाम्पल ले लीजिए कि जेठालाल मुंबई में है उसका शॉप, वो जाता है पटना और वहाँ पे वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्टर करता है क्योंकि उसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना था। अब वो विद इन द स्टेट माल बेचे या आउटसाइड द स्टेट डजेंट मैटर, उसको यूपी में कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ेगा। सॉरी पटना है तो फिर बिहार में, जो भी स्टेट में वो जा रहा है, समझा? तो ये बात है। और इसीलिए वेयर ही मेक्स is required to obtain registration where he makes taxable intra या interstate supply, doesn't matter if he's making supplies, he has to register. Next, Byomkesh Mukherjee and Sons, a registered person located in the state of West Bengal, is engaged in the supply of taxable goods. He desires to take part in a trade fair to be held in the state of Gujarat for supply of such goods. He does not have a fixed place of business in Gujarat. Which of the following statements is correct in the context of obtaining registration in Gujarat? वो बताओ क्या सीन है, क्या सीन है बॉस? सबसे पहले तो ये बंदा लोकेटेड है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, और टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है। चलो वेरी गुड। ही डिजायर्स टू टेक अ ट्रेड फेयर इन गुजरात, ठीक है, डज नॉट हैव फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, तो ही इज क्लियरली अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन and he will have to obtain registration as a casual taxable person as defined under 2 subsection 20 of CGST Act. Next, Mr. Ram, a jeweler registered under GST in Mumbai, wants to sell his jewelry in a trade expo held in Delhi. Which of the following statement is false in this case? Right? Is false, huh? He needs to get registered in Delhi as a casual taxable person. This is true. He needs to pay advance tax. This is true. He needs to mandatorily have a place of business. This is false. He needs to file GSTR1 and IFF and GSTR3B. True. It's just the C part that is false. ठीक है बंधु? Yes. Mr. Rahim wants to start a new business of trading of footwear in Meghalaya. क्या बात है? 10 लाख लिमिट। मेरे को ऐसे ही याद आता सीधा, राइट? एक सेकेंड रुक जाओ। 20 लाख का लिमिट। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, एमएमटी, नागालैंड और एमएमटी, नागालैंड. In order to expand his business, he will also make such supplies through e-commerce, who will collect tax at source. In respect, he has approached you to seek advice. देखो, इसमें एक नया अमेंडमेंट आया है दोस्तों, पहली बात कर देता हूं मैं। तो अगर रहीम विद इन द स्टेट बेचना चाहता है थ्रू एन ईसीओ, Amazon, Flipkart, नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन टिल ही एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट। बट अगर वो एंटर करना चाहता है थ्रू ईसीओ तो फिर उसे कंपल्सरीली लेना पड़ेगा, ठीक है? यस, देखते ऑप्शंस क्या है। रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड व्हेन द टर्नओवर रीचेस, ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है उसको। रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड मैंडेटरी रिस्पेक्ट ऑफ द टर्नओवर एज इज, ओके। देखो इसमें ये और ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन लाजमी है, शबाना आजमी है। रीज़न इसीलिए बेटा बिकॉज ये अमेंडमेंट के अमेंडमेंट को फैक्टर नहीं किया है इस क्वेश्चन में अनफॉर्चुनेटली। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि थोड़ा क्वेश्चन आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर दीजिए। ओके, हु विल मेक सप्लाईज विद इन द स्टेट थ्रू ईसीओ, ठीक है? तो इस केस में भाई ओके, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन चेंज कर देना, नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड मैंडेटरीली, बस, एज ही विल बी मेकिंग सप्लाईज थ्रू ईसीओ विद इन द स्टेट। समझा? ये लिख देंगे ना तो आपको भी एक याद रह जाएगा कि अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन था, सर ने ब्यूटीफुली उसे क्या है करेक्ट करवा के बता दिया कि पोजीशन क्या होगा, ठीक है? डन। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ आरसी अंडर जीएसटी फॉर अ नॉर्मल टैक्स पेयर? भैया जब तक है जाओ, वैलिड टिल इट इज कैंसल्ड। Within how many days a person should apply for registration under GST?
within 30 days from the date he becomes liable to register. An NRTP is required to apply for registration at least 5 days before the commencement of business. ठीक है. Next क्या है? Lakshmi became liable to register on 10th of November, submitted the application on 18th of November, that is within 30 days. The RC is on 9th December. इफेक्टिव डेट क्या होगा? तो इफेक्टिव डेट कितनी बार समझाया बेटा आपको कि आप जिस दिन लायबल हो उसके 30 दिन के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका इफेक्टिव डेट आ जाएगा डेट ऑफ बिकमिंग लायबल टू रजिस्टर एट 10th नवंबर. समझो ना यार, समझो ना तो. ओके. अंडर जीएसटी एक्ट द टर्म यूएन स्टैंड्स फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. समझा? यस. ओके. तो वो है सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज इनकरेक्ट? CTP shall pay net tax liability, डेफिनेटली दोस्तों ये करेक्ट है. CTP क्रॉस लाइबिलिटी ये गलत है दोस्तों. एक्सटेंशन ऑफ CTP बियॉन्ड 90 days कैन बी फर्दर बाय 180 days. नो, नको बाबा नको. 90 days का वापस 90 days ही हो सकता है. ठीक है. यस. RC granted to CTP NRTP is valid for dash days. Okay, maximum 90 days. Or the period for which you are specified in the RC, whichever is earlier. Okay, yeah, lower for that matter. NRTP is required to apply for registration 5 days, just like CTP. Okay, मुझे लग रहा है रिपीट हुआ तो इसको कैंसिल कर देना. ठीक है. Which of the following cannot be reasons for cancellation of RC? ठीक है. Let's see कि सेक्शन 29 में कौन सा कवर नहीं होता है. चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म टू प्रोप्राइटरशिप डेफिनेटली 29(2) में आता है, 29(1) में आता है. तो कैंसिलेशन बनता है यहाँ पे. बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड, कैंसिलेशन बनता है. कॉम्पो हैज नॉट फर्निश रिटर्न्स फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड्स, डेफिनेटली बनता है दोस्तों, डेफिनेटली बनता है. या फ्रैंकली आई शुड से डेफिनेटली बनता था, बिकॉज अभी ये ओके इसका कैंसिलेशन का ऐसा हुआ है कि अगर वो 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न नहीं करता तो 29(2) में कैंसिल कर देंगे. यानी इसको फाइल कब करना? 30th अप्रैल. तो 30th मई, जून, जुलाई, 30th जुलाई तक अगर फाइल नहीं किया कॉम्पो टैक्स पेयर ने GSTR 4, तो भैया सिंपल सी बात है मैं कैंसिल कर सकता हूँ. तो वो ऑप्शन ही गलत था. आई होप आप समझ गए हो. ठीक है. तो उसके बदले ये लिख देना, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी वो कर देगा. राइट. एंड कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कॉम्पो टैक्स पेयर हैज नॉट फर्निश रिटर्न्स फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड्स. यस दोस्तों, क्योंकि मोर देन 2 है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी क्या है इसका बनता है. ओके. he can certainly cancel. तो दोस्तों एक काम करो, यहाँ पर है ना, आप ऑप्शन एक और लिख दो अभी, ई ऑल ऑफ द, और नीचे आंसर में भी क्या है उसको ही कर देना प्लीज. ठीक है. दैट्स इट. Where a registered person has applied for cancellation, pending cancellation, the registration shall be deemed to be suspended from the date of submission of application or the date from which the cancellation is sought, whichever is later. Okay. Okay. यही सही है, यही सही है कि अगर मैं एज अ रजिस्टर्ड पर्सन खुद कैंसिल करना चाहता हूँ मेरा आरसी, तो सिंपल सी बात है, तो मेरा आरसी जो है वो सस्पेंड हो जाएगा किस दिन से? या तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन या फिर द डेट फ्रॉम विच द कैंसिलेशन इज सॉट, विच एवर इज लेटर लूँगा मैं, याद रखना लेटर, अर्लियर नहीं लूँगा, लेटर लूँगा. क्योंकि आप समझिए कि मैंने क्या है, फॉर एग्जाम्पल 1/4 को सबमिट किया एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन के अंदर बोला है कि मुझे कैंसिलेशन चाहिए 10/4 से, तो फिर गवर्नमेंट वो चीज़ को बोलेगा ना कि ठीक है इसको 10/4 से चाहिए. जब वो बोल रहा है 10/4 से चाहिए तो मैं विच एवर इज अर्लियर क्यों लूंगा भाई, विच एवर इज लेटर ही लूंगा ना काउटी. दैट्स इट. ठीक है. और पहले और सेकेंड ऑप्शन में ये डिफरेंस था.
ठीक है, डन। 34, Prem and Sons has taken GST registration on 1st of Jan but failed to furnish GST returns for the next 6 months. Owing to this, the proper officer cancelled its RC on 25th July and served the order for cancellation on 31st July. Now Prem and Sons wants to revoke cancellation of RC. Up to which date an application for revocation of cancellation of registration can be filed, assuming no extension to set timeline has been granted. दोस्तों इसमें भी बहुत मेजर अमेंडमेंट आया है कि पहला बोला है 90 डेज के अंदर और एक्सटेंशन मिलता है 180 डेज का। यस, तो 90 डेज ओके आपको लेना है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विंग द ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ आरसी, यानी 31 जुलाई से आप काउंट करिए 90 डेज। तो जुलाई के बाद आता है अगस्त 31, सितंबर 30, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है 92, तो ये हो जाएगा 30 and 29, गॉट इट, 31, 30, 29, ओके 31, 30 और 29, तो 29 अक्टूबर माय डियर फ्रेंड्स रिवाइज डेट है। इसके पहले क्या है, तू क्लियरली एप्लीकेशन कर सकता है मेरे बंधु, ओके और तेरे अगर एप्लीकेशन में दम है, तूने एविडेंस दी है कि हाँ जो रिटर्न्स मैंने फाइल नहीं किए थे वो भी कर दिए है, तो बिंदास तेरा क्या है एप्लीकेशन रिवोक हो जाएगा और तेरा वापस आरसी रीइंस्टेट हो जाएगा और वो चलने लगेगा। बेटा टेंशन क्यों ना का। विद इन हाउ मेनी डेज द रिवोकेशन एप्लीकेशन कैन बी मेड विदाउट एनी एक्सटेंशन, तो बेटा वो ऑप्शन उसका है 90 डेज, वो याद रखना, ओके और इसीलिए एक काम करना यहाँ पे एक आध कोई ऑप्शन ले ले, 30 डेज को 90 डेज कर दे और अकॉर्डिंगली डी को लिख देना नीचे आंसर में भी अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने बकायदा क्या है यहाँ पे इस तरह से ओके येलो मार्क करके बताया है, ओके 90 डेज 180 डेज कौन करके देता है इतना बे, 149 रुपीज में मिल रही है चार्ट बुक, पढ़ो इसको, पढ़ो मजा आएगा। इतनी जल्दी जीएसटी होगा कि आपको आइडिया ही नहीं होगा कि है पति क्यों, हाँ ऐसा, ठीक है। एंड द लास्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ आरसी अंडर एसजीएसटी इज डीम्ड एज रिवोकेशन अंडर सीजीएसटी, करेक्ट 6। कैंसिलेशन ऑफ आरसी अंडर एसजीएसटी अंडर also cancel under CGST, correct 6। रिवोकेशन ऑफ SGST shall not be, नीचे भी shall not be फालतू है बेटा, ये जाने दे, ओके 1 and 2 are absolutely correct, yes। रजिस्ट्रेशन था यू अप्रूव राइट, कितनी बार लाएगी बोलो, कितना टाइम लगा आपने को, लेस देन 1 आवर, ऐसे होगा बेटा। और प्लीज़ इसीलिए आपसे विनंती करता हूँ कि अगर इतना ही टाइम आपको नहीं लगा है तो कहीं ना कहीं कोई लोचा है, केमिकल लोचा है, कन्फ्यूजन है, प्लीज़ वो कन्फ्यूजन को विनंती है मेरी कि क्लियर कर देना सितंबर अटेम्प्ट के पहले। और बेटा अगर क्लैरिटी मिल रही है 50-60 घंटे में तुझे, तो दिन का सिर्फ 3 घंटा डालना है और 20 दिन में ख़त्म, कॉन्फिडेंस इस लेवल पे आ जाएगा टैक्सेशन में, तो ले लेना। याद रखना मैं बोला हूँ वापस, या तो आप टाइम खरीद सकते हो, या तो आप टाइम वेस्ट करके पैसा बचा सकते हो, या तो आप पैसा इन्वेस्ट करके टाइम बचा सकते हो। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज याद रखना टाइम गवाओगे तो वो आपके कॉन्फिडेंस पे मेन अफेक्ट करेगा, क्योंकि दिन ब दिन क्या होगा, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट जब लगेंगे तो टाइम जाएगा, सेल्फ डाउट आएगा कि यार कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो नहीं हो रहा है, और जब मैं तेरा साथ दे रहा हूँ तो भाई लेना, टेंशन किस बात का है। दैट्स इट, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। इसका भी सॉफ्ट कॉपी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा और लेना पड़ेगा, मिल जाएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ओके और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए फॉर ऑल अपडेट्स। बाय द वे मैं वहाँ पे भी क्या है MCQ शुरू कर रहा हूँ, डेली MCQs, आ जाओ फटाफट से MCQs पे क्या है अपना आंसर सही दो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, GST रिवाइज करो। चलो बाय।